हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैष्णवी आपकी बायोलॉजी टीचर। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल डिस्टेंस स्कॉलर। हम लोगों ने ऑलरेडी 2 इयर्स के पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक नेक्स्ट पीवाईक्यू जो कि है अप्रैल 2024 का। और पीवाईक्यू की क्या पीवाईक्यू हम लोगों को सॉल्व करने से क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन की कैसी आंसर राइटिंग रखनी है आपको, वो भी आपको इससे आइडिया लग जाता है। आज हम लोग इस वाले में देखेंगे कि और आज के ये पीवाईक्यू से आपके सारे चैप्टर्स पी के पूरे कवर हो रहे हैं। मैंने खुद एक एक क्वेश्चंस को देखा है, हर एक क्वेश्चन से, हर एक चैप्टर से अपना एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे लॉन्ग आंसर्स भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, उससे शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। दूसरा, यहाँ पे आपको मैच द कॉलम भी दिख जाएगा और कैसे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग से क्वेश्चन आया हुआ है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक, तो चलो अब एक एक करके अपना क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। नेम ऑफ द टेक्निक यूज फॉर डिटेक्टिंग जेनेटिक डिसऑर्डर इन अ फीटस। ये ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास में देखा था, पीपीटी में आपके दिया हुआ है इसका आंसर, वो है आपका अमीनोसेंटेसिस। ठीक, तो आंसर नंबर ए हुआ आपका। फीटस में जो जेनेटिक डिसऑर्डर मैंने क्या बताया था, जो हेरिडिटरी नेचर का होता है, मतलब जो जेनरेशन टू जेनरेशन पास होता है, ऐसे डिसऑर्डर। ठीक है, जेनेटिक आपकी जीन्स में जो डिसऑर्डर आ जाए तो उसके बारे में पूछा था। नेम द टेक्निक यूज फॉर, मतलब कौन सी ऐसी टेक्निक है जो यूज होती है डिटेक्ट करने के लिए, पहचानने के लिए जेनेटिक ऑर्डर इन फीटस। फीटस क्या स्टूडेंट्स, मतलब जो पेट में बच्चा होता है इसे इस वक्त हम लोग फीटस कहते हैं। ठीक है, तो उसके डिटेक्शन के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है, तो वो है अमीनोसेंटेसिस। ठीक है, आ जाओ दूसरा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अप द फाइनल ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। ठीक, जो सबसे फाइनल लेवल है फूड चेन का, ट्रॉपिक लेवल, वो कौन बनाता है। अब आप बोलोगे कि वो टॉप कार्निवोर बनाते हैं, मतलब जो लायन वायन हो गए वो होंगे, पर नहीं, बात गलत है यहाँ स्टूडेंट्स। ये होते हैं कार्निवोर नहीं बल्कि डीकंपोजर्स। आप पूछोगे कैसे हो गया मैम ऐसे, समझो, अगर डीकंपोजर खत्म करेगा ही नहीं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएगा ही नहीं, प्रोड्यूसर आएगा ही नहीं, प्राइमरी कंज्यूमर उसे क्या खाएगा तो फिर कहाँ से टॉप कार्निवोर आएंगे। तो सारी खेल जो फाइनल लेवल ट्रॉपिक लेवल है वो हमारा बनाने में कौन हेल्प करता है, वो है हमारा डीकंपोजर, जो हर एक चीज को डीकंपोज करता है। ठीक, उसी से प्रोड्यूसर आएगा, फिर उसको खाने वाले कार्निवोर आएंगे। तो जो सबसे फाइनल ट्रॉपिक लेवल बनाता है तो कौन बनाता है, वो आपका डीकंपोजर होता है। ठीक, तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए कार्निवोर दे दिया है, इसी से पता कर लो कि यहाँ कार्निवोर दे दिया है। दिमाग में तुरंत आएगा कि लायन तो कार्निवोर है और सबसे ऊपर तो वही रहता है, तुरंत आप टिक लगा देंगे। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। पहले डीकंपोजर होते हैं जो कि हमारा सबसे ऊपर वाला ट्रॉफिक लेवल बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक, चलो आ जाओ। व्हाट डज द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट? ब्लू ग्रीन एल्गी, क्रस्टोस लाइकेन, फोलियोज लाइकेन, डाइकोटिलेडोनस ट्रीज, सर्ब्स, मॉसेस। ठीक, अब ये सब क्या दिखा रहा है, ये इको ब्लू ग्रीन एल्गी से फिर लाइकेन आ गया, फिर फोलियोज लाइकेन आ गया, डाइकोट वाली ट्री आ गई, डाइकोट ट्री, मतलब अब हम लोग बढ़ गए हैं, आगे बढ़ गए, मतलब एल्गी से शुरू किए थे, अब डाइकोट ट्री पे आ गए, उसके बाद श्रब पे आ गए, तो या फिर उसके बाद मॉसेस पे। ये क्या दिखा रहा है आपको, ये क्या चीज शो करने की बात कर रहा है, तो जस्ट हम लोग इकोलॉजी वाले अपने चैप्टर में पढ़े थे, ये एक टाइप का सक्सेशन दिखा रहा है स्टूडेंट्स, मतलब छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा एक टाइप का सक्सेशन दिखा रहा है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, क्योंकि आपके एनवायरनमेंट को यूज करते हुए दिखा रहा है, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन। हम लोग एक एक लाइन इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन हमारे ह्यूमन बॉडी में कौन सा है। तो अब आपका एक आंसर, यहाँ पे आंसर तो आपको दिख ही रहा है, स्प्लीन। अब स्प्लीन से एक और क्वेश्चन निकल के आता है, ये किस चीज का ग्रेवयार्ड कहलाता है, इसको किसका ग्रेवयार्ड बोलते हैं, स्प्लीन किसका ग्रेवयार्ड है, ये एक होमवर्क है आपको करना है। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से रेडी हो गए। पहला तो कि ये सबसे लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन है स्प्लीन, ठीक, और ये किस चीज का ग्रेवयार्ड है आपको ये भी बताना है। द कंडीशन यूज ड्यू टू ओवर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन,
ओवर सिक्रीशन ऑफ, मतलब बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रही है थायरॉक्सिन, तो क्या कंडीशन आ जाएगी, एकदम इजी सा आंसर, हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, थायरॉक्सिन के ओवर सिक्रीशन से थायराइड की दिक्कत आती है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। आ जाओ, सिफेलोथोरेक्स इज ए कैरेक्टर। अब हम लोग आ गए वहां एनिमल फिजियोलॉजी वाले पार्ट में, एनिमल की पार्ट में। ठीक है, सिफेलोथोरेक्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंटिंग इन द फाइलम। फाइलोम जो हम लोग पढ़े थे उसकी बात हो रही है, तो सिफेलोथोरेक्स ऑब्वियस सी बात है आर्थ्रोपोडा में आता है, तो हम लोग उसी की बात, आर्थ्रोपोडा का पूरा स्ट्रक्चर भी मैंने बना के आपको दिखा रखा है। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड इन रेप्टाइल्स। हार्ट 3 चैम्बर्ड होते हैं रेप्टाइल्स में। अब यहां से एक और क्वेश्चन निकल के आता है, बताओ विच रेप्टाइल हैव 4 चैम्बर्ड। ये PYQs में सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है, मैं वो आपसे पूछ रही हूं, कौन सा ऐसा रेप्टाइल है, हम लोग में, हम ह्यूमंस में 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है स्टूडेंट, पर यहाँ पे तो रेप्टाइल की कैटेगरीज में मैंने पूछ लिया कि किसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से रेप्टाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बट अ पार्शियली डिवाइड वेंट्रिकल्स दैट मीन 4 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इन। अब आ गया वही सेम क्वेश्चन जो अभी अभी मैंने पूछा। देखो, इसको 2 अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, एक ऐसे घुमा फिरा के, एक ऐसे डायरेक्टली। ठीक, तो ये कौन सा है आपका आंसर, क्रोकोडाइल। एक ही क्वेश्चन को पूछने का 2 वे था, कैसे विच रेप्टाइल है 4 चैम्बर्ड है, ऐसे पूछ सकता है, नहीं तो ऐसे पूछ सकता है, बट अ पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल, इनका जो वेंट्रिकल है वो सिर्फ हाफ डिवाइडेड होता है, पूरी तरीके से डिवाइडेड नहीं होता है, तो आपका हो गया 3.5। तो वो किस में प्रेजेंट होता है, क्रोकोडाइल में, क्रोकोडाइल में, और क्रोकोडाइल इज अ टाइप ऑफ रेप्टाइल। ठीक, आ जाओ, when both male and female flowers are present on the same plant, the plant is said to be, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन, मोनोशियस। ठीक है, एक्सेसिव इनटेक ऑफ आयरन, अब बहुत ज्यादा आपने आयरन डाइट में खा ली तो क्या दिक्कत आ जाएगी, उसे आ जाएगा आपका होमोक्रोमेटोसिस। ठीक, हीमोक्रोमेटोसिस। ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम, हम लोग पढ़ चुके हैं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक किसे बोलते हैं और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक किसे बोलते हैं। ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज अगेन पैथोजन बैक्टीरिया इज। ठीक, कौन सा, मतलब एक एंटीबायोटिक ढेर सारे बैक्टीरिया मर सकते हैं, तो ब्रॉड हो गई। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो होती है वो किस पैथोजन के अगेंस्ट यूज होती है, तो वो है आपका टेट्रासाइक्लिन। क्रॉस बिटवीन F1 प्रोजेनी, अब यहाँ पे क्रॉसेस की बात आ रही है, जो आपको बता रहा है कि क्रॉस बिटवीन F1 प्रोजेनी एंड होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। ठीक है, 3 टाइप के टेस्ट क्रॉस होते हैं, सारे टेस्ट क्रॉस के बारे में आपको पढ़ना रहेगा, नाम बता देते हैं। टेस्ट क्रॉस जो कि यहां पे पढ़ लिए, F1 प्रोजेनी और होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट। रेसेसिव मतलब ऐसे पेरेंट्स होंगे, ठीक है, होमोजाइगस सेम रेसेसिव। ठीक, और अगर यही हेटेरोजाइगस डिफरेंट होता तो ऐसे होता। ठीक, और होमोजाइगस ये हो गया, और रेसेसिव मतलब स्मॉल आर। कैपिटल यहाँ पे अगर हो जाता डोमिनेंट, तो डोमिनेंट में आप कैपिटल आर बनाते। ठीक है, तो रेसेसिव, इनके बीच में क्रॉस पूछ रहा है, होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट्स, तो इनके बीच का क्रॉस पूछ रहा है F1 प्रोजेनी के साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। ठीक, चलो आपको कौन कौन सा क्रॉस पढ़ना है, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस, ये सब अगर आप जान लेते हैं तो ये आपके लिए सही होगा। जेनेटिक्स के एकदम बेसिक क्रॉस हैं, जैसे और भी एक क्रॉस होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, फिर आपका होता है एक और जिसे हम लोग कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये सब क्रॉसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही कॉमन होते हैं। ठीक, ये एक जेनेटिक्स के टर्म में ये सारे क्रॉस हम लोगों को आने चाहिए। आ जाओ, तो जो F1 प्रोजेनी और होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स के बीच में क्रॉस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। आ जाओ,
The phenotypic ratio in case of incomplete dominance in Mirabilis jalappa. phenotypic ratio, genotypic ratio आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई भी बचने का तरीका नहीं है। अक्सर क्वेश्चन में phenotypic और genotypic ratio से क्वेश्चन आ जाता है। तो जो ये Mirabilis jalappa वाला क्रॉस होता है, इसमें क्या phenotypic ratio देखने को मिलता है? तो वो देखने को मिलता है एक रेड फ्लावर, एक पिंक फ्लावर, एक व्हाइट फ्लावर और दो आपके पिंक फ्लावर देखने को मिलते हैं। तो वही मिराबिलिस जलप्पा के क्रॉस का बता रहा है, 1:2:1 का रेशियो देखने को मिल जाता है। पिक द ऑड वन आउट, इसमें से सबसे डिफरेंट कौन सा है, अलग कौन सा है? जेनेटिक कोड की बातें हो रही हैं, कौन सा इसमें से सबसे अलग है? यूजीए, एयूजी, यूएजी, यूएए। तो मैं आपको बता दूं, दो टाइप के कोडॉन होते हैं स्टूडेंट, एक होता है स्टॉप कोडॉन और एक होता है स्टार्ट कोडॉन। ठीक है, तो जो स्टॉप कोडॉन होता है वो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन इन सबको रोकने वाला होता है, रोक दो अब बस, अब इससे ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना है। तो वो स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हो सकते हैं? 3 होते हैं, यूएए, यूजीए, यूएजी, यूएए, यूजीए, यूएजी, आ गा अग, आ गा अग, ऐसे करके भी याद करोगे तो ये एक टाइप का ट्रिक है। ये आपके स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, जिन्हें नॉनसेंस कोडॉन भी बोलते हैं। मतलब ये कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस में आपका हेल्प नहीं करते, ये स्टॉप कोडॉन का काम करते हैं, मतलब ये रुक जाने का काम करने के लिए कहते हैं। अब स्टार्ट कोडॉन में सिर्फ आपके लेवल तक, ग्रेजुएशन के लेवल पे तो स्टार्ट कोडॉन और भी पढ़ने होते हैं, बट अभी आपके लेवल पे बस एक ही स्टार्ट कोडॉन जान लो, वो है AUG। क्या है? AUG। तो ये स्टॉप कोडॉन्स और ये है आपके स्टार्ट कोडॉन्स। अब इसमें से सबसे अलग तुम खुद ही देख के बता दोगे कि ये सब नहीं, ये सब आपके स्टॉप कोडॉन है, तो सबसे अलग क्या हुआ? ये स्टार्ट कोडॉन। तो आंसर क्या हो गया? AUG। ठीक, एकदम इजी था। आ जाओ। Pick the mRNA codon which will pair with the anticodon UCA। हर कोडॉन का अपना एंटीकोडॉन होता है। ठीक, तो कैसे आपका एंटीकोडॉन कोडॉन की पेयरिंग कैसे होती है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। वो सब आपको पता चलेगा जब आप जेनेटिक कोड पढ़ोगे, और जब आप जेनेटिक कोड वाला जाके लेक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो ये AGU है आपका UCA के साथ कौन सा ऐसा है? तो वो है आपका AGU। ये बनाएगा आपके साथ mRNA कोडॉन के साथ एंटीकोडॉन के साथ पेयरिंग। कौन सा कोडॉन? तो UGA आपका AGU बनाएगा किसके साथ? mRNA के UCA के साथ कोडॉन कोडॉन पेयरिंग। एंटीकोडॉन और कोडॉन की पेयरिंग ऐसे होती है, इसे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिक पेयरिंग कहते हैं। जो जेनेटिक कोड वाला वीडियो लेक्चर है उसमें आपको ये सारी एक एक बात समझ में आ जाएगी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हेल्प टू सेट मिल्क इनटू योगर्ट? घर पे दही जमाते हो तो वो कौन से बैक्टीरिया से जमता है? बस सीधे सीधे ये पूछा है, तो वो लैक्टोबैसिलस। ठीक, एकदम इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन? कौन सा ऐसा इस चारों ऑप्शन में से जो फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट नहीं है? फर्मेंटेशन में सारे प्रोडक्ट का नाम हम लोग पढ़ चुके थे, तो वो है लाइगेज। लाइगेज क्या करता है स्टूडेंट्स? मैंने बताया था ये एक टाइप का मॉलिक्यूलर ग्लू है, जो जीन्स को हम लोग काटते हैं अपने मन चाहे जीन को निकालने के लिए, फिर जब उन जीन्स को जोड़ने का काम आता है तो मॉलिक्यूलर ग्लू कौन सा है? वो है आपका लाइगेज, चिपकाने के काम ये आता है। तो ये किसी टाइप का योगर्ट और फर्मेंटेशन से पाए जाने वाला प्रोडक्ट नहीं है। द स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स में एकदम बेसिक टॉपिक आ गया कि रूट नोड्यूल में कौन सा स्पेशल प्रोटीन पाया जाता है? कौन से रूट नोड्यूल में? ऑफ लेग्यूम्स विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन।
लेग हीमोग्लोबिन, मतलब इतनी बार इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके हैं, इतनी बार कि पूछो मत। लेग हीमोग्लोबिन का काम क्या था स्टूडेंट्स? ये ऑक्सीजन का स्कैवेंजर था, मतलब ये ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन निकलती नहीं है बाहर और नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन एक टाइप का एनाएरोबिक प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे उसको थोड़ा सा भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होने के लिए जो ऑक्सीजन को ट्रैप करने का काम कौन करता है? तो वो है आपका लेग हीमोग्लोबिन। आ जाओ, लेग्यूम प्लांट्स में होता है। Which of the following is an example of oviparous mammal? ओविपेरस, विविपेरस हम लोग सब बात कर लिए हैं, ओविपेरस एंड विविपेरस। चलो जहां पे क्वेश्चन सॉल्व करते हो वहां पे इन दोनों का डेफिनेशन एक बार फिर से अपने से लिखो। अब पढ़ लियो, अब अपने से रिवाइज करके बताओ कि ये ओविपेरस और विविपेरस किसे कहते हैं, कौन इसमें से एग लेइंग है और किसके पास मेमोरी ग्लैंड होता है, ये तुम्हें बताना है। तो वो है आपका डक बिल्ड प्लेटिपस। एक ही जानवर है जिससे हमें पता चल गया। प्लेटिपस का जाके यूट्यूब पे वीडियो देखो, दुनिया का सबसे अनोखा जानवर अगर है तो ये प्लेटिपस ही है। ठीक है, आ जाओ। तो याद रखना प्लेटिपस क्या है आपका? ओविपेरस मैमल है। आओ, एंडोपैरासिटिक प्लेटफॉर्म फाउंड इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है एंडोपैरासिटिक जो कि ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन इज कौन सा? टेपवर्म। वो कौन सा है? टेपवर्म है, जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में, जो कि एक टाइप का एंडोपैरासिटिक प्लेटफॉर्म है, पाया जाता है टेपवर्म। Which of the following is a contractile protein? कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो कि कॉन्ट्रेक्टाइल है, खिंचाव करता है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है? तो वो है आपका मायोसिन। खींचने का काम कौन करता है? वो वाले प्रोटीन की बात हो रहा है, तो वो मायोसिन है। इन C4 प्लांट्स, C3 C4 हम लोग ने एकदम अच्छे से पढ़ा हुआ है। इन C4 प्लांट्स जिसमें कि मीजोफिल सेल्स और बंडल सीड सेल दोनों ही इन्वॉल्व रहती हैं, द इनिशियल एक्सेप्टर ऑफ CO2। इतना इजी क्वेश्चन सोच लो, एक्सेप्टर ऑफ CO2 से एंजाइम से एक बार क्वेश्चन पूछता तो वो टफ हो सकता था, पर यहाँ पे सबसे पहला एक्सेप्टर C4 प्लांट्स में कौन होता है? तो वो है आपका फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, पेप। पेप होता है जो सबसे पहले CO2 को, एटमॉस्फेरिक CO2 को अंदर लाने का काम करता है। अब जरा बताओ, C4 प्लांट्स में दो सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, तो ये CO2 का जो एक्सेप्ट करता है वो किस सेल में करता है? मीजोफिल सेल में करता है। क्वेश्चन ऐसे ही घुमा देगा, आप सेल के जगह पे आपसे पेप के जगह पे एक्सेप्टर की जगह पे सेल पूछ लेगा कि जो सबसे प्राइमरी एक्सेप्टर CO2 का होता है वो कहां पे प्रेजेंट होता है? मीजोफिल सेल में होता है कि बंडल शीथ सेल में होता है? बताओ, तो तुम अब इसका आंसर देना। चलो आ जाओ। The disease for which bioengineered vaccine has already been developed, देख लिए हम लोग, हेपेटाइटिस बी है, इसके लिए एंटीबायोटिक ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, पर ये बायो इंजीनियर्ड है, हम लोगों ने बनाई है। ठीक है। द एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट, सबसे खाने वाला हिस्सा जो कोकोनट का उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। तो तुम लोग जो कोकोनट में खा रहे हो उसका एक टाइप का स्पर्म खा रहे हो, एंडोस्पर्म खा रहे हो। ठीक है, आ जाओ। अब आ गए हम लोग अपने सेट बी वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी क्वेश्चन थोड़े टफ नहीं है, एकदम इजी आए हैं, मतलब 2-2 3-3 4-4 लाइन के क्वेश्चन के आंसर निकलेंगे। पर अब यहाँ से आपके थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए, जहां पे आपको कुछ थ्योरी देनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ऑल्सो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूछ रहा है द फ्लो चार्ट गिवन बिलो इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि इको ए से A to D तक में सारे ट्रॉफिक लेवल है, इनका नाम बताओ कि इन ट्रॉफिक लेवल्स का नाम क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ए है आपका वो है आपका फूड चेन, ये सारा आपका फूड चेन है। यहाँ पे क्या भराएगा? फूड चेन इन इकोसिस्टम। ठीक, तो जो सारा आपका फूड चेन है वो सारे ट्रॉफिक लेवल्स में डिवाइडेड होते हैं। तो ए में क्या भरेंगे आप? फूड चेन। आ जाओ, फिर बी में आप क्या भरेंगे? यहाँ पे बी क्या होना चाहिए? सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? तो वो आपके प्रोड्यूसर मतलब कि प्लांट होते हैं। चलो एक चीज का एग्जांपल लेते हैं, प्लांट होते हैं।
प्रोड्यूसर क्या है आपके? प्लांट। पहले ये अपने लाइट से एनर्जी लेंगे, वो अपना खाना पीना, अपने मेटाबॉलिज्म, अपने रेस्पिरेशन, सबके लिए वो एनर्जी यूज कर लेंगे। फिर उसके बाद जो भी उनके पास बचेगा वो रख देंगे किसके लिए? हर्बीवोर के लिए, जैसे कि आपका हो गया गाय, या ये सब हो गए फ्रॉग हो गए, जो भी हर्बीवोर में जो भी हर्ब्स खाते हैं, प्लांट को खाते हैं उनसे। या प्लांट के पत्तियों पे कौन मिलता है आपको? ग्रास हॉपर मिलते हैं, ठीक है। ग्रास हॉपर मिले, ग्रास हॉपर को खाने वाला कौन हुआ? फ्रॉग हुआ, ठीक है। तो दूसरे की बात हो रही है, तो हर्बीवोर हो गए। प्रोड्यूसर के बाद मेनली आप लिख सकते हैं कंज्यूमर, उसको कंज्यूम करने वाला, ठीक है। और कंज्यूमर कुछ भी हो सकता है, फ्रॉग भी हो सकता है। फिर आते हैं टॉप कार्निवोर। अब फॉक्स खा रही है, मतलब लोमड़ी खा रही थी, कंज्यूमर हुई, तो उसके बाद उसको खाने वाला कौन आ गया? शेर आ गया, जो कि टॉप कार्निवोर होता है। तो ऐसे करके आपने सारा ट्रॉपिक लेवल यहाँ पे फिल कर दिया। आ जाओ, फिर ये नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन आ गया। ऑलरेडी हम बताए थे नर्वस सिस्टम से यही क्वेश्चन है, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट याद करो। मैंने बताया था कि इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट से ही क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं। आपसे वो फ्लो चार्ट पूछता है, जो फ्लो चार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। यहाँ पे ए, सी और डी और बी के बारे में आपको बताना है कि इन जगहों पे क्या फिल होगा। तो नर्वस सिस्टम जो होता है स्टूडेंट्स, वो आपका डिवाइडेड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब आपका ये पूरा ब्रेन का हिस्सा और आपका पीछे बीच में पाई जाने वाली स्पाइनल कॉर्ड वाले हिस्से की बात हो रही है, सेंटर में जो सब कुछ पाया जा रहा है। इसके अगल बगल जो भी पाया जा रहा है ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, मतलब साइड में, सेंटर के साइड में जो भी पाया जा रहा है वो है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू, मैंने बता दिया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और ये है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बॉडी को देख के ही बॉडी को याद करने की कोशिश करो, यही है बायो स्टूडेंट्स, ठीक। आ जाओ, चूज द ऑड वन आउट। फिर आ गया यहाँ पे, अब आपको इसमें से सबसे अलग ढूंढना है कौन सा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया है इससे पहले भी, तो मतलब कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे ही पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने से रिपीटेड क्वेश्चंस की आपको बढ़ जाएगी प्रोबेबिलिटी। ओवरी पहला दिया हुआ है, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूरेटर, वजाइना, इसमें से सबसे अलग कौन सा है? ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूरेटर और वजाइना। तो यहां पे सबसे अलग ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और वजाइना, ये सारा चीज तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ लग रहा है, पर यहाँ पे आपको यूरेटर जो दिख रहा है ये यूरिन के काम में आता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे किडनी से रिलेटेड चीजें बात आ गई, तो यूरेटर आपका ये एकदम ऑड वन आउट है, मतलब कि सबसे अलग है। आ जाओ, उसके बाद दूसरा क्या है? ग्राफियन फॉलिकल, लेडिंग सेल्स, कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो लेडिंग सेल्स है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं। फॉलिकल और कॉर्पस ल्यूटियम ये ओवरी में आता है, जो हम लोगों ने एकदम अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ग्राफियन फॉलिकल सबसे मेच्योर फॉलिकल होता है फीमेल्स में, और इसी के रप्चर होने के बाद जो एम्प्टी फॉलिकल बच जाता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और इसी ग्राफियन फॉलिकल से निकल जाता है सेकेंडरी oocyte या तो ओवम, जो हर महीने के 25 जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके 14वें दिन पे या 14 डे पे हर एक ओवरी रिलीज करती है, आपकी फीमेल एग रिलीज करती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे डिफरेंट क्या हो गया? लेडिंग सेल। ये क्वेश्चन भी हो गया। ड्रॉ द डायग्राम, ये डायग्राम दिया हुआ है, ये ड्रॉ नहीं है, ऑलरेडी ड्रॉड डायग्राम एक ऐसे आपको दे देगा, इसीलिए कहती हूँ डायग्राम प्रैक्टिस कर लो। देखो डायग्राम ऐसे दे दिया, अब उसमें से पूछ रहा है ये ए पार्ट क्या है और ये बी पार्ट क्या है, ठीक है। तो ए पार्ट जो है आपका एग सेल है स्टूडेंट्स। किस चीज का एग सेल है? वो आपका है फीमेल का, जो यहाँ पे पाया जा रहा है उसका ये एग डायग्राम है। तो वहां पे ए वाला पार्ट जो है वो आपका एग सेल डिनोट कर रहा है, वहीं जो आपका बी वाला हिस्सा है वो माइक्रोपाइलर रीजन को डिनोट कर रहा है, जिसे हम लोग माइक्रोपाइल भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ आपका डायग्राम से क्वेश्चन, इसी वजह से जरूरी है डायग्राम की प्रैक्टिस करना। ये आपके बुक में डायरेक्ट डायग्राम दिया हुआ है, तो आप उससे भी देख के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक। अब इस क्वेश्चन को देखो, चलो मैच द टर्म इन द कॉलम। मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग से भी आएंगे। अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको बिल्कुल छोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि शायद 4-5 में से 1-2 तो आपको आता ही रहेगा। तो यहाँ पे आप, जिसे आप कहते हो ना तुक्का लगाने से भी, तो मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये वाले क्वेश्चन तो जरूर अटेम्प्ट करा करो, मत छोड़ा करो।
मैच द टर्म्स इन द कॉलम 1 विद द सुटेबल आइटम विद द कॉलम 2। ये कॉलम 1 दिया हुआ है, ये कॉलम 2 दिया है। कॉलम 1 में सिर्फ 2 ही पॉइंट है, पर वही कॉलम 2 में आपको 4 दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए। पर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है कि किसकी लाइनिंग किस में होती है, ये वही पूछ रहा है जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, कैसा टाइप का कैसा एपिथेलियम प्रेजेंट रहता है आपके बॉडी वॉल्स में, बॉडी के ऑर्गन्स में, ये वही चीज पूछ रहा है। तो सबसे पहले में कॉलम 1 में दिया है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ये कहाँ पाया जाता है? आपके लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है वो कैसी होती है? ब्रश बॉर्डर होती है स्टूडेंट्स। ब्रश बॉर्डर वहां पे स्पेस एरिया बचाने के लिए यूज होती है। वहीं लाइनिंग ऑफ एयर सैक्स और लंग्स स्क्वैमस, मतलब कि कोई भी गंदगी ना चली जाए अंदर, इसलिए ऐसी टाइप की एपिथेलियम प्रेजेंट होती है आपके एयर सैक्स और लंग्स में। ठीक, तो ऐसे टाइप के एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर ये है, ये आपका क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स। आप देख रहे हैं कितने मतलब हम लोग बड़े बड़े टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। फोटोसिंथेसिस पढ़े हैं, साइक्लिंग पढ़े हैं, उन सब से क्वेश्चंस ना आके कितने बेसिक चीजों से क्वेश्चन आ रहा है। तो तुम इसी से क्वेश्चन का लेवल समझ सकते हो, पैटर्न समझ सकते हो कि तुमको टफ चीजें तो करनी ही करनी है, साथ में एकदम इजी चीज भी उठा लो। ज्यादातर क्वेश्चन का पैटर्न उन्हीं से उठता है जिसे आप इजी समझ के छोड़ देते हो कि इतना इजी तो पूछेगा नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स। अटेम्प्ट एनी टू फ्रॉम A to D. A and B are the adaptation to promote cross pollination in flower, while C and D are two devices to ensure self pollination. कौन से ऐसे 2 डिवाइसेस हैं जो कि इंश्योर करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन को? तो क्रॉस पॉलिनेशन मतलब एक दूसरे प्लांट का फ्लावर पर सेम स्पीसीज के दूसरे प्लांट के फ्लावर के साथ ब्रीड कर जाए, उसका पॉलिनेशन एक साथ हो जाए। स्पीसीज में ही पॉलिनेशन हो सकता है, अलग स्पीसीज में जाके नहीं। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या चाहिए? ब्राइटली कलर्ड पेटल्स, बहुत ही चमकदार उसके पत्ती होनी चाहिए, पेटल्स होनी चाहिए, और नेक्टर का प्रोडक्शन, मतलब एक कोई अपनी सुगंध निकाले या कुछ भी ऐसा उसको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की चीज करे, नेक्टर प्रोडक्शन होना चाहिए अच्छा खासा फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। चमकदार रहेगा तभी तो उससे इंसेक्ट जाके अट्रैक्ट होंगे, फिर पॉलिनेशन होगा। वहीं सेल्फ पॉलिनेशन में हर्माफ्रोडिटिक फ्लावर होना चाहिए, मतलब एक ही प्लांट में दोनों फ्लावर मेल फीमेल होने चाहिए। वहीं क्लोज्ड होने चाहिए, मतलब एकदम पास में होने, जितने पास में होंगे उतने अच्छा सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो ये 2 पॉइंट है क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। आ जाओ, मैच द आइटम इन द कॉलम। फिर वही मैच द फॉलोइंग ही आ गया। कैसा टाइप का स्टिल्ट रूट मैंने बताया था आपका, जो शुगर केन में होता है। फिगर भी बना देती हूँ, ये फिगर था। ये जो इसके स्टेम, मतलब बाहर, कभी गन्ने का पेड़ तो तुम लोग देखे ही होंगे, तो ऐसे बाहर से ही रूट आ जाती है। किस लिए? गन्ना एकदम इरेक्टेड होता है, एलोंगेटेड, एकदम खड़ा हुआ रहता है, ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग इट, एकदम उनको जिसे कहते हैं ना सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ऐसी टाइप की रूट्स निकल जाती हैं शुगर केन में, जो आप अपने नेकेड आई से सामने से देख भी सकते हो। ऐसे उनके स्टेम से बाहर आ जाती है। ठीक, तो इसे कौन सा रूट कहते हैं स्टूडेंट? इन्हें बोलते हैं स्टिल्ट रूट। ठीक, आ जाओ, तो ये आपका दिख जाएगा शुगर केन में। वहीं जो फ्यूजिफॉर्म रूट है वो आपका रेडिश, मतलब मूली में देखने को मिल जाता है। तो रूट्स भी हम लोगों ने हर टाइप के जितने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट हैं, सारे टाइप के रूट्स पढ़े हुए हैं विद सुटेबल एग्जांपल्स, जो कि इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल भी आपको याद रखना है। देखो इसी से पता लग रहा है एग्जांपल कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एग्जांपल से ही क्वेश्चन आया हुआ है। फिर से क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर दोनों मिक्स कर दिया है स्टूडेंट्स। यह क्वेश्चन ऐसा था यहाँ पे कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, बट ये नहीं दिया हुआ था। तो आपको ये मतलब यहाँ पे ये सब दोनों मिटा दिया था। ठीक, ZW दिया हुआ था बस, और ZZ नहीं दिया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मिक्स हो गया, बट आंसर यही है, सेम समझ जाओ। मैनी ऑर्गेनिज्म विद सेपरेट सेक्सेस, सबके सेक्सेस सेपरेट होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, हैव ए पेयर ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। हम लोगों में XX जो होता है वो फीमेल के लिए डिनोट होता है क्रोमोसोम, वहीं जो मेल के लिए होता है XY होता है। ठीक, मेल के लिए। तो ये ह्यूमंस का दिया हुआ है। In humans, A are
रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो ए वाला है वो होता है होमोगेमेटिक फीमेल के लिए, होमोगेमेटिक मतलब दोनों सेम गैमीट्स हैं XX, होमोगेमेटिक फीमेल के लिए, वहीं बी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हेट्रोगेमेटिक मतलब डिफरेंट मेल के लिए, फीमेल मेल के लिए, ठीक है, हाँ सॉरी मेल के लिए, ठीक। अब इन बर्ड, वहीं अगर बर्ड्स में जाएं हम तो टोटली डिफरेंट है, जो सी है वो फॉर फीमेल्स है, सी, यहाँ पे हेट्रोगेमेटिक कौन शो कर रहा है, फीमेल, तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो हेट्रोगेमेटिक इन फीमेल्स दिखाती है, तो वो है आपकी बर्ड। बर्ड्स में ZW टाइप का सेक्स क्रोमोसोम होता है फीमेल्स में, हेट्रोगेमेटिक ह्यूमंस में मेल्स दिखाते हैं और बर्ड्स में फीमेल्स दिखाती हैं, वहीं उनके जो मेल्स होते हैं वो ZZ मतलब होमोगेमेटिक शो करते हैं। ये अभी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात की थी। अब देखो कैसा क्वेश्चन इससे पूछता है, इन कॉलम 1 ऑफ द फॉलोइंग टेबल रिसिपिएंट कौन ले रहा है, रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप आर गिवन फॉर सेफ ट्रांसफ्यूजन, एक अच्छे ट्रांसफ्यूजन के लिए, सेम ट्रांसफ्यूजन मतलब अगर थोड़ा सा भी गलत खून तुम्हारे अंदर चढ़ गया, ए वाले ब्लड ग्रुप के इंसान के अंदर बी वाला ब्लड ग्रुप चल गया, आपका इम्यून सिस्टम उसे फॉरेन पार्टिकल मान के तुरंत इम्यून सिस्टम अपना एक्टिवेट कर देगा और वो तब तक उसको मारेगा जब तक पूरा बॉडी का खून खराब ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, तो समझो क्या हो जाएगा बॉडी का। तो एक सेफ ट्रांसफ्यूजन के लिए, सेम खून चढ़ाने के लिए बहुत स्टेप टेकन होता है। फिल इन द बॉक्सेस व्हाट कॉलम 2 विद द करेक्ट डोनर, ठीक है, किसको चढ़ा सकते हैं, चलो बी दोज हु कैन सेफली रिसीव ब्लड ऑफ डोनर, बी वाले और ए बी वाले, तो उनको कौन डोनेट कर सकता है खून, बी और ए बी ब्लड ग्रुप वाले को कौन डोनेट कर सकता है, तो वो है या तो बी वाला ही कर ले या तो ओ वाला करे, ठीक, ओ वाला डोनेट करेगा तो उससे सही रहेगा, ठीक है, बी वाला बीच में आ रहा है, ठीक, और ओ वाले तो सबको, ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं, सबको डोनेट कर सकते हैं। आ जाओ, अगर ए बी है और ए है तो सेम ए और ओ वाले कर सकते हैं, और अगर बी वाला कर दिया तो ये उसे मान लेगा, इम्यून सिस्टम उसके बारे में डेवलप कर लेगा, और ए बी वाले को इनको ए वाले भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये डी लिखा हुआ है, इसे आप बी कर लो, डी का कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता, डी जैसा कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता, तो ए बी वाले को ए वाला भी कर सकता है, बी वाला भी कर सकता है, ए बी वाले भी कर सकते हैं और ओ वाले भी कर सकते हैं, मतलब ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, ठीक है, ए बी वाले। वहीं ओ ए बी इनको कौन दे सकता है, तो वो है आपका ओ, जो भी हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर चुका है। तो ठीक है, ऐसा ब्लड ग्रुप से एक क्वेश्चन तो हमेशा मान के चलो, ब्लड ग्रुप से एक क्वेश्चन जरूर आता है हर साल। गिवन बिलो द इंटरेक्शन, क्वेश्चन आ गया। अभी इंटरेक्शन वाला जब वीडियो लेक्चर में ले रही थी तो बताया था कि ये इंटरेक्शन वाले से हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, ये प्रीडिएशन, म्यूचुअलिज्म, अमेंसिलिज्म, कॉमेंसिलिज्म आपको याद होना चाहिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके एक एक एग्जाम्पल, बस एक एक, पूरा दो दो तीन तीन तो जितना दिया है उतना नहीं, अगर एक भी याद कर लोगे तो इनफ है। तो देखो वही क्वेश्चन आ गया, गिवन बिलो आर द इंटरेक्शन बिटवीन द टू स्पीशीज, दो स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन की बात हो रही है। आइडेंटिफाई टू रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम इंटरेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, यहां पे दो बता रहा है, तो शायद एक ही सही है, दो लिखा हुआ है बट एक ही इसमें से गलत है, इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है। पढ़ते हैं, बोथ द स्पीशीज कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द अदर इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म, बताया था दोनों एक साथ जिएंगे, मतलब हम तुमको इसके बदले में ये देंगे और तुम हमें इसके बदले में ये दोगे, एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप, दोस्ती बना के रहेंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। तो ये वाला पार्ट हो गया सही। पेनिसिलिन सिक्रीट्स एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो सिक्रीट करती है एंटीबायोटिक, जिसके वजह से बैक्टीरिया जो है मर जाता है। तो बताओ यहाँ पे होस्ट को कोई इससे दिक्कत है? नहीं है भाई, होस्ट के अंदर का तो बैक्टीरिया मर रहा है तो वो तो खुश है, उसको कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये एक टाइप का मतलब बैक्टीरिया मर रहा है किससे? पेनिसिलिन से,
पर होस्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसे हम लोग क्या पढ़े थे, इज ए टाइप ऑफ अमेंसेलिज्म, जहां पे एक तो डिफेक्ट में हो, दिक्कत में हो, जो कि आपका बैक्टीरिया है यहाँ पे, और एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है उससे। तो ये हो गया आपका होस्ट। जैसे कि हमारे अंदर बैक्टीरिया है, पेनिसिलिन खाए, अगर बैक्टीरिया मर गया तो इससे हमें क्या दिक्कत है, ये तो और अच्छा हुआ हमारे लिए, तो हम अनअफेक्टेड हैं, पर बैक्टीरिया मर गया, इज ए टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ व्हाट, एमेंसेलिज्म। पर यहाँ पे क्या दिया है, प्रीडिएशन। प्रीडेशन तो वही था जहां पे चीता दौड़ के जाता है, डियर को खा जाता है, प्रीडेशन ये है, ठीक। तो वहां पे ये वाला ऑप्शन हुआ गलत। When one species is benefited and other is harmed is known as parasitism। एक स्पीशीज बेनिफिट हो रही है और दूसरी हार्म हो रही है तो उसे पैरासिटिज्म। हमारे अंदर केचुआ घुस गया, केचुआ खाना खा रहा है हमसे, पर हम अंदर बाहर से अब मरते चले जा रहे हैं, तो एक टाइप का पैरासिटिज्म है। तो हम तो हार्म हो रहे हैं पर दूसरा बेनिफिटेड हो रहा है, तो ये एक टाइप का सही ऑप्शन है, ठीक। One species is benefited and other is unharmed or neutral. This interaction is known as commensalism। क्या ये सही है? One species is benefited and other is unharmed। एक बेनिफिटेड हो रही है और दूसरी अनहार्म्ड है, उसे कमेंसलिज्म कहते हैं, ठीक है। आ जाओ, तो हम लोगों को मिल गया यहां से आंसर। अब मिला, तो अब जो है दूसरा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस ऑफ द डायग्राम। ये दो डायग्राम दिए हैं ए और बी, ये दोनों ही डायग्राम एक ही टाइप के इनफ्लोरेसेंस को शो कर रहे हैं, वो है रेसिमोस टाइप का इनफ्लोरेसेंस, और एक और दूसरा होता है साइमोस, पर यहाँ पे है, यहाँ पे दोनों ही रेसिमोस टाइप के इनफ्लोरेसेंस को शो कर रहे हैं। हाँ, रेसिमोस में अलग अलग क्वालिटी आती है, ठीक है, रेसिम हो गई, कायरोसाइकी हो गई, तो अलग अलग टाइप की एक कैटेगरी आती है, पर आपको यहाँ पे इन टोटल क्या बताना है, ये रेसिमोस टाइप के इनफ्लोरेसेंस दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स, जहां पे ओल्डर वाले जो होंगे, मतलब जो पुराने फूल होंगे वो बेस पे मिलेंगे, और जो एकदम नए नए प्यारे प्यारे अभी अभी यंग वाले फूल होंगे वो एकदम टॉप पे होते हैं। इसी टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिमोस। यहाँ देख लो, जो बड़े वाले हैं वो बेस पे हैं, और जो एकदम छोटे छोटे अभी नए नए आ रहे हैं वो टॉप पे देखने को आपको मिल जाएंगे। तो ये रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस दिखा रहा है, जो कि आंसर भी यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। अब आ जाओ सेक्शन सी पे, जो कि आपका सबसे लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक। अब यहाँ पे मैं रीडिंग दे के नहीं समझाऊंगी, बस एकदम डायरेक्ट समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या आपका पूछ रहा है, ठीक। वो है आपका बी सेल टी सेल्स के फंक्शंस को बताओ। मैंने एक एक चीज क्लियर कर दी है आपकी वीडियो लेक्चर्स में कि बी लिम्फोसाइट किसे कहते हैं, टी लिम्फोसाइट किसे कहते हैं, बी सेल का क्या काम होता है, टी सेल का क्या काम होता है, वो किसमें क्या आपको देते हैं। इम्यून सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। ह्यूमरल जो आपकी होती है वो की रोल प्ले करती है ह्यूमरल इम्यूनिटी में, जो कि पैथोजन से लॉन्ग टर्म तक लड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। और टी सेल्स आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर सेल्स कितने टाइप के होते हैं, ये सारा चीज आपका एक एक चीज हम लोग वीडियो में भी कवर किए हैं। और अगर आपको वीडियो से नहीं समझ में आ रहा है लिखने, तो आप यहां से आके इसे लिख सकते हो, दोनों चीज एकदम क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है। आ जाओ, डिफरेंशिएट एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी फॉर्म पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ लिए थे। एक्टिव वो जो हम लोगों को खुद बॉडी से मिलती है, मतलब हमारी बॉडी खुद उसे प्रोड्यूस करती है एक्टिव इम्यूनिटी को। वहीं पे जो पैसिव इम्यूनिटी होती है स्टूडेंट्स, उसे हम लोग को किसी और से लेना पड़ता है, किसी और सोर्स से। जैसे मम्मी की ब्रेस्ट फीडिंग, मम्मी अपने ब्रेस्ट फीड से हमें देती है अच्छे अच्छे प्रोटीन, हार्मोन्स, ठीक है। मम्मी के उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है, तो जो बाहर से ले, दूसरे से ले, वो है हमारा पैसिव, और जो हमें खुद हमारी बॉडी बनाती है उसे बोलते हैं एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। आ जाओ, यही सारी बातें लिखी हैं, आपको याद होनी चाहिए। नेम द टू डिजीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट और बोथ इन द डाइट ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो कि हर ही बार के पीवाईक्यू में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, वो है आपका मारस्मस एंड क्वासिकर, जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी की वजह से होता है। तो वही सारी बातें लिखी हैं, आप इसे एक बार फिर से रीड कर लेना, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे।
व्हाट आर द मेरिस्टेम, राइट द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेम इन प्लांट। मेरिस्टेम कितने टाइप के होते हैं, मेरिस्टेम होते क्या हैं? मेरिस्टेम वही सेल्स स्टूडेंट्स जो बड़ी तेजी से डिवाइड करते हैं और प्लांट की लेंथ विड्थ बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं? एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम जो हाइट बढ़ाए एपिकल, जो विड्थ बढ़ाए लेटरल। तो वो सब आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आंसर राइटिंग आप इससे कर सकते हैं और हर बार मेरिस्टेम से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, हम लोग ये चीज नोटिस की है। अब राइट द मेन फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू, वेयर आर द फॉलोइंग मसल लोकेटेड। स्ट्राइटल मसल या स्केलेटल मसल कह लो, ये कहां पे अटैच टू द बोन्स एंड मूव द स्केलेटन। स्केलेटन को मूव करने में कौन हेल्प करते हैं? आपके स्ट्राइटेड मसल, आपका स्केलेटन जो मूव कर रहा है, बोन से अटैच होते हैं। आर्म, लेग, हैंड, फीट यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, नेक वाले एरिया में। और पेल्विक फ्लोर, स्टार्टेड मसल आर वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब ये हमारे कंट्रोल में स्टूडेंट्स, कॉन्शियस कंट्रोल में, मतलब हम इन्हें अपने मन चाहे तरीके से हिला सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे वॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। और वहीं पे अनसाइटेड जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे कि आपकी किडनी, आपके हार्ट की मसल्स, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है। उनको जब आपकी लंग्स की मसल्स, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये सब अपने से होती रहती हैं, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक्ट की मसल्स तो वो सब अपने से होती हैं, हम लोग उनमें कुछ भी अपने कॉन्शियस नहीं कर सकते हैं। वो उनको जब उनको अपना काम करना हो अपने मर्जी से करेंगी, इनवॉलेंट्री हो गई, ठीक है। ये नॉन स्ट्राइटेड मसल्स हो गई। आ जाओ, ड्रॉ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए एंटीबॉडी। हर एक पीवाईक्यू में हर बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और मैंने हर पीवाईक्यू में आपको एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर एकदम क्लियरली समझा दिया है। 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन, एक कांस्टेंट रीजन, एक वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन को जो होगा वो होगा आपका फैब वाला, और वहीं जो आपका कांस्टेंट वाला है वो एफसी रीजन है। तो मतलब 2 रीजन प्रेजेंट हो गया और आपको ये सारी चीज आपको एक एंटीबॉडी में दिखेगी। डाइसल्फाइड बॉन्डिंग रीजन होता है, यहाँ हिंज रीजन के पास एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। यही है सारा आपका एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर। राइट एनी 4 फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी। ये एंजाइम प्रोड्यूस करने में, हमारी सेल्स की बिल्डिंग ब्लॉक होती हैं, हमारे बॉडी को बनाने के लिए, बॉडी को फिट तरीके से, एक्टिवली तरीके से चलाने के लिए प्रोटीन का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है। प्रोटीन जब हम लोग पढ़े थे एक एक पॉइंट इसमें कवर हुआ था, आपके पीपीडीज में भी है। ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती हैं, खाना पचाने में, खाने को एब्जॉर्ब कराने में। डिफेंडिंग एजेंट मतलब जो आपके अंदर पैथोजन घुस रहे हैं उनसे तक बचाने का काम आपका प्रोटीन ही करती है। तो ये सारे 4 पॉइंट्स लिखे हैं, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि प्रोटीन का क्या क्या हेल्प होता है हमारे बॉडी में। What are vitamins? Vitamins are grouped in 2 disease. Name them and give example. Fat soluble, water soluble vitamins हम लोग पढ़े थे, कितने अमाउंट में लेना चाहिए? तो ये बहुत थोड़े अमाउंट में लेना चाहिए। इनका बहुत ज्यादा रोल है हमारे बॉडी ग्रोथ में। तो वो फैट सॉल्युबल कौन के टाइप के होते हैं और वाटर सॉल्युबल कौन कौन से टाइप के होते हैं, ये सारे हम लोग पढ़े थे। विटामिन ए आपका हो गया इंपॉर्टेंट फॉर विजन, फैट सॉल्युबल विटामिन की बात हो रही है। और कौन कौन से होते हैं? डी, ई, के, ये सारे विटामिन हैं। इनका चार्ट मैंने आपके पीपीटीज में लगाया हुआ है, वो चार्ट आप जाके पढ़ लेना, आपके सारे विटामिन के पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। वहीं वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? बी और सी, जहां से बी का हम लोग B1, B2, B3, B4, B12 पूरा पढ़े थे, चार्ट के थ्रू, चार्ट भी प्रोवाइडेड है, उनको जाके आप वीडियोस में देख सकते हो, ठीक है। what type of root are found in plant growing in marshy area? तो न्यूमेटोफोर और एडवेंटिशियस रूट, जिन्हें एरियल रूट्स भी कहते हैं। जरा न्यूमेटोफोर समझा देती हूँ। ये वही वाले रूट्स हैं स्टूडेंट जो हम लोग ऑलरेडी वैसे लेक्चर्स में पढ़े हैं। जैसे ये मार्शी एरिया, पानी वाला दलदली इलाका है, यहाँ पे कोई पेड़ निकला है तो दलदली इलाकों में लाइट वाइट अंदर तो जा नहीं पाती है, वो पूरा एल्गी कवर कर लेती है। तो रूट सांस कैसे लें, वो पेड़ खड़े कैसे रहते हैं वहां पे? तो इनके अंदर जैसे ये प्लांट है, भाई ये क्लियर नहीं होगा कलर आपको, हाँ ये भी कलर अच्छा नहीं लग रहा है, एक सेकेंड। अगर ये है पानी, ठीक, ये पानी वाला एरिया है, मार्शी एरिया था, अब इस पे निकल गया हरा हरा आपका पेड़,
ठीक, अब इस पेड़ की जो रूट है स्टूडेंट्स वो कैसे यहाँ पे रहेगी जिंदा, क्योंकि सनलाइट तो आ ही नहीं पा रही है मार्शी एरिया की वजह से। तो यहाँ पे क्या होता है, इनके जो रूट्स होते हैं वो ऐसे बाहर निकल जाते हैं, जिन्हें हम लोग ब्रीदिंग रूट्स भी कहते हैं। ऐसे आपको जमीनों में ऐसे खड़े खड़े ऊपर ऊपर, हम लोगों ने इमेजेस भी देखे जब रूट्स पड़े हैं वहां पे न्यूमेटोफोर के, तो ऐसे आपके रूट्स आपको बाहर एरिया में दिखेंगे, जिससे वो अपना लाइट और ग्रो करने के लिए जो जो चीजें चाहिए होती है सांस लेते हैं ये बाहर जाके, ऐसे आपको दिख जाएंगे अबव द सॉइल, मतलब सॉइल के ऊपर जो रूट दिखते हैं उन्हें हम लोग न्यूमेटोफोर कहते हैं स्टूडेंट। ये लाइट वाइट अपना लेते रहते हैं मार्शी एरियाज में। वैसे ही आपका एरियल रूट भी होता है, ये भी सॉइल के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। Write the name of the tissue present in the aerial roots of epiphytes which help in absorption of moisture from the आपका एटमॉस्फेयर। द टिश्यू प्रेजेंट इन एरियल रूट्स, जो आपके हवा वाले रूट्स होते हैं जो हवा लेने में आपके हेल्प करते हैं, एपिफाइट्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, वो सब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इज कॉल्ड वेलामेन। क्या उसे कहते हैं? वेलामेन कहते हैं स्टूडेंट्स। वेलामेन एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, शायद इसे आप लोग क्लास में ना पढ़े हो, यहाँ पे आप पढ़ लो। ये एक टाइप का स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है स्टूडेंट्स एरियल रूट्स ऑफ एपिफाइट्स में, जो कि सच एज ऑर्किड और बोरेमिलियाड्स, ये आपको ऑर्किड्स का नाम याद होना चाहिए। ये एक थिक होता है, स्पॉन्जी लेयर होती है डेड सेल्स की। क्या ये काम करती है? ये एब्जॉर्ब, वेलामेन काम क्या क्या करता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और एयर में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर को स्टोर करके रखने का काम करता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम करता है, किसके लिए? प्लांट्स के लिए। और ये प्रोटेक्ट करता है इनर रूट टिश्यूज को फ्रॉम एक्सेसिव, ये स्टोर कर लेता है। तो ये काम क्या करता है? जो वाटर लॉस होता है तो उससे रूट्स को बचाने का काम, इनर रूट्स को बचाने का काम कौन करता है? यही वेलामेन ही करता है स्टूडेंट्स। वेलामेन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द सर्वाइवल ऑफ एपिफाइट्स। एपिफाइट्स के जिंदा रहने में सबसे ज्यादा अच्छा रोल किसका है? तो वो है आपके वेलामेन का। ठीक, डोंट हैव एक्सेस टू सॉइल वाटर एंड रिले ऑन एटमॉस्फेरिक फॉर्म। इनको आपको अलग से which don't have access to soil water and rely on atmospheric moisture of their needs, इनको moisture इनके एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। आ जाओ। How will you distinguish between the vascular bundle and dicot root of the dicot stem? ठीक है, कि हम लोग डाइकोट रूट, डाइकोट स्टेम एक एक हो अच्छी सी एनाटॉमी पूरी पढ़े हुए हैं। ठीक, यहाँ पे आपको क्या स्ट्रक्चर दिख जाता है जरा बताओ? इसी में से आंसर पढ़ना और तुम्हें सारी चीजें याद आ जाएगी अगर लेक्चर देखोगे। कि जो वस्कुलर बंडल है जाइलम फ्लोएम, सर्कुलर आपको देखने को मिला था, तो अब बताओ दिख रहा है? क्लियर है? हाँ चलो, ये जाइलम और ये फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम ऐसे अल्टरनेट किसमें दिखता है? डाइकोट रूट में या डाइकोट स्टेम में? किसमें ऐसा देखने को मिलता है? और ये जाइलम है, ये जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ये जाइलम ये फ्लोएम, ये जाइलम ये फ्लोएम। ठीक है, तो बता ऐसा किसमें देखने को आपको मिलता है? तो आपके वस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट जिसमें ऐसा एक दूसरे से अलग अलग हो, किसे इसमें डाइकोट रूट बोलते हैं, किसे से डाइकोट स्टेम बोलते हैं। तो आप जब इसे पढ़ेंगे पूरा आपको एनाटॉमी ऑलरेडी याद आ जाएगी, जो हम लोगों ने वीडियो लेक्चर्स में खुद कवर किया हुआ है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, इसका डायग्राम बनाने में बच्चे डरते हैं, तो हम लोगों ने वहां डायग्राम बना के एकदम क्लियर किया है। डायग्राम बनाना बहुत ईजी है इसका स्टूडेंट्स, तो वो भी हम लोगों ने एक एक करके बात की हुई है लेक्चर्स में। ये मशरूम एगेरिकस जो है उसका स्ट्रक्चर है, ऐसे आपको आ जाएगा कि डायग्राम बनाओ और डायग्राम को आपको उसे बताना होगा कि क्या कौन से रीजन को डिनोट करता है। तो ये पाइलस हो गया, ये गिल्स हो गई, ये एनुलस हो गया, ये स्टाइप हो गया और नीचे आपका माइसीलियम हो गया। एगेरिकस मशरूम का ये स्ट्रक्चर था।
गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट स्टेज पूछ रहा है आपका प्लांट में, कौन से प्लांट में पूछ रहा है वो आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइट जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब एक साइकिल से दोबारा उसी साइकिल पे आना। गैमेटोफाइट स्टेज, फिर स्पोरोफिटिक स्टेज, फिर गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट स्टेज से स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, जो स्पोर्स वापस से फटते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद आती है आपकी स्पोरोफिटिक वाली एज। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई। जैसे स्पोरोफिटिक एज आपकी गैमेटोफिटिक है, यहाँ पे जर्मिनेट होना स्टार्ट होता है स्पोर और इनटू अ प्रोटेनिमा, ये मास ऑफ फिलामेंट्स होता है। ये फिर डेवलप होता है लीफ ग्रीन गैमेटोफाइट में, जिसे मॉस प्लांट कहते हैं। फिर वो सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करता है, जैसे एंथ्रीडिया मेल एंड आर्चोगोनिया फीमेल, जो कि जाइगोट या फर्टिलाइजेशन अगर होता है जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर आता है स्पोरोफिट वाला एज, जहां पे जाइगोट का डेवलपिंग होता है स्पोरोफाइट में और स्पोरोगोनियम बनाता है। फिर वो गैमेटोफाइट पे ग्रो करता है और रिसीव करता है न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, और फिर वो प्रोड्यूस करता है स्पोर। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है? स्पोर। स्पोर प्रोड्यूशन मतलब आपका स्पोरोफिटिक एज। तो ऐसे आपका गैमेटोफिटिक स्टेज आती है, फिर स्पोरोफिटिक, फिर गैमेटोफिटिक, फिर स्पोरोफिटिक, ऐसे ऐसे स्टेज होती रहती है। इसी को हम लोग कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। Define the following terms: population, adaptation and ठीक है, पॉल्यूशन और एडेप्टेशन आपको बताना है। पॉपुलेशन एंड एडेप्टेशन, पॉपुलेशन सेम स्पीसीज का एक एरिया में एक समय में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं एक ही सेम स्पीसीज की, वह है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग इन ए स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन आर इंटरब्रीड इन ईच अदर, मतलब वो इंडिविजुअल सेम स्पीसीज के हैं तो वो एक दूसरे में इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपनी जैसी प्रोजेनी पैदा कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। एडेप्टेशन मतलब जो आप एडेप्ट कर रहे हैं। आ जाओ। एडेप्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म बिकम बेटर सूटेड टू इट्स एनवायरनमेंट। हम लोग इस एनवायरनमेंट में एडेप्ट हो चुके हैं। अगर हमें को डायरेक्ट एंटार्क्टिका वाला एडेप्टेशन एनवायरनमेंट में जाके रख दो तो क्या तुरंत कर लेंगे? मतलब सालों लगते हैं किसी किसी को एरिया अडेप्ट करने में। स्टूडेंट, कुछ लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोग बहुत लेट में करते हैं। एडेप्टेशन उसी को हम लोग बोलते हैं, कैसे हम अपने एरिया में अडेप्ट हो जाते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, बिहेवियर, ये सब चीजें आपको यहाँ पे एडेप्टेशन में लिखनी पड़ेंगी। थैंक यू। यहाँ पे खत्म होता है आपका PYQ 2024। ये सारे PYQs को एक बार सॉल्व कर लेना अपने नेक्स्ट एग्जाम को देने से पहले। आपको बहुत सारे, मैं बोल रही हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो PYQ सॉल्व कर लो, और अगर रिपीट भी नहीं हुए तो आपको आंसर राइटिंग का तरीका तो सीख ही जाओगे, जो आपको और फर्दर हेल्प करेंगे। इन्हीं टॉपिक्स के थोड़ा बहुत घुमा फिरा के जो क्वेश्चन आएंगे लिखने में, उनमें हेल्प करेगा आपको। ठीक, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सारे चैप्टर्स को रिवाइज करो और सारे चैप्टर्स के डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर से करो। थैंक यू।